डेफिनेशन है, इसका जो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन नंबर 2 के H में डिफाइन किया गया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एज एन एग्रीमेंट जो इन्फोर्सिबल बाय लॉ, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट जो होता है एक एग्रीमेंट है जो इन्फोर्सिबल बाय लॉ होता है। अब एग्रीमेंट जो है ना, एग्रीमेंट जो है वो ऑफर और एक्सेप्टेंस दो चीज़ से बनता है। एक हो गया ऑफर और दूसरा हो गया एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। एंड ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड, जब ऑफर को एक्सेप्टेड कर दिया जाता है तो क्या बन जाता है, एग्रीमेंट बन जाता है। ऑफर को हम एक्सेप्ट करते हैं तो एग्रीमेंट बन गया। और एग्रीमेंट इज ब्रॉडली कैटेगरीज इनटू 2 पार्ट्स, इसको 2 पार्ट में इसको बांट दिया गया है। एक तो बांटा गया है इसको नॉन कमर्शियल एग्रीमेंट और दूसरा बांटा गया है कमर्शियल एग्रीमेंट। नॉन कमर्शियल एग्रीमेंट क्या होता है, कमर्शियल एग्रीमेंट क्या होता है। तो नॉन कमर्शियल एग्रीमेंट होता है जो, वो तो या तो पर्सनल एग्रीमेंट होगा, या तो सोशल एग्रीमेंट हो सकता है, या डोमेस्टिक एग्रीमेंट हो सकता है, या कोई सी रिलीजियस एग्रीमेंट हो सकता है। और ये सब जितना भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो नॉन कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट है। और नॉन कमर्शियल एग्रीमेंट जो होता है वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है, नॉट कॉन्ट्रैक्ट बनता है। क्यों नहीं बनता है, क्योंकि उसमें ना लीगल इंटेंशन क्रिएट ही नहीं होता। देयर में लीगल इंटेंशन इज नॉट क्रिएट, लीगल इंटेंशन क्रिएट नहीं होता। ठीक है, तो नॉन कमर्शियल एग्रीमेंट समझ में आएगा। नॉन कमर्शियल एग्रीमेंट जो है उसमें लीगल इंटेंशन जो होता है वो क्रिएट नहीं होता। और कमर्शियल एग्रीमेंट में क्या होता है, तो ऑल कमर्शियल एग्रीमेंट जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट है। किस लिए कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि उसमें ना लीगल इंटेंशन क्रिएट होता है, बिकॉज देयर लीगल इंटेंशन इज क्रिएट। इसमें एग्जाम्पल जैसे आ जाएगा बिजनेस एग्रीमेंट। अब बिजनेस एग्रीमेंट किस जगह, कमर्शियल एग्रीमेंट में आ जाएगा। तो यहाँ पर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बना किसे, तो उसका डिफिनेशन देख लिए। कॉन्ट्रैक्ट एक तरह का एग्रीमेंट होता है जो इन्फोर्सिबल बाय लॉ होता है, उस तक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। और एग्रीमेंट जो है ना वो ऑफर और एक्सेप्टेंस से बनता है। ऑफर एंड प्लस एक्सेप्टेंस होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, इन्फोर्सिबल बाय लॉ होना चाहिए, तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब जब एग्रीमेंट जो होता है वो 2 तरह का एग्रीमेंट हो जाता है। एक तो नॉन कमर्शियल एग्रीमेंट होता है, कमर्शियल एग्रीमेंट। तो नॉन कमर्शियल में इस सारा टॉपिक आ जाएगा, कमर्शियल में बिजनेस एग्रीमेंट आ जाएगा। अब एग्रीमेंट कभी कभी वॉइड बन जाता है। अब वॉइड कब बनता है, तो जब एग्रीमेंट विच इज़ नॉट इन्फोर्सिबल बाय, अगर विच इज़ नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ के द्वारा यदि इन्फोर्सिबल नहीं है तो वैसा एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। एग्रीमेंट विच इज़ नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ is known as void agreement. void agreement को एक void ab initio बोलते हैं। void agreement is void ab initio। इसका void ab initio का मतलब होता है from the very beginning। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप एग्रीमेंट विथ माइनर, यदि आप एग्रीमेंट करते हैं माइनर के साथ में तो क्या कहला जाएगा, वॉइड कहला जाएगा। एग्रीमेंट विथ इलीगल ऑब्जेक्ट, अगर कोई इलीगल ऑब्जेक्ट है तभी वॉइड कहला जाएगा। इलीगल ऑब्जेक्ट जैसे आप शराब का, गांजा का इलीगल ऑब्जेक्ट को आप तस्करी करते हैं, इलीगल ऑब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट करते हैं तो सब वॉइड हो जाएगा। फिर एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल है, या कुछ ऐसा जो इम्पॉसिबल हो, वो सब जितना भी इस प्रकार से जितना भी एग्रीमेंट होता है ये सब कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है, ये सब वॉइड एग्रीमेंट बनता है। अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किसको कहेंगे, और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इसी कहेंगे जो ये सब इत्यादि नहीं हो। कमर्शियल, एक खास करके याद रखो कि कमर्शियल एग्रीमेंट को हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के कुछ इसेंशियल एलिमेंट है, देखते हैं क्या क्या है। बोलता है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ऑल एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, जितना भी एग्रीमेंट है सब कॉन्ट्रैक्ट है, इफ दे आर मेड बाय, यदि वो किसके द्वारा बने हो, एक फ्री कंसेंट उसमें अगर हो, फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट for a lawful consideration and with lawful object and are not having expressly declared to be void। यानी कि सेक्शन 10 में बताया गया है कि सारा एग्रीमेंट तभी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है जब उसमें पार्टी का फ्री कंसेंट हो, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो, लॉफुल कंसिडरेशन हो, लॉफुल ऑब्जेक्ट हो, ये सब इत्यादि है, तो वो कैसा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसमें पहला जो एलिमेंट है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ऑफर देखिए, ऑफर जो है ऑफर मस्ट बी डिफिनिट एंड क्लियर प्रपोजल। ऑफर कैसा होना चाहिए, एक तो एकदम डिफिनिट होना चाहिए और दूसरा में क्लियर प्रपोजल होना चाहिए। ऑफर कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और डिफिनिट होना चाहिए। एक्सेप्टेंस को कैसा होना चाहिए, तो एक्सेप्टेंस होना चाहिए मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। दूसरा एक एब्सोल्यूट होना चाहिए और दूसरा में अनकंडीशनल होना चाहिए। इफ़ देयर इज़ अ कंडीशन इन
एक्सेप्टेंस इट बिकम्स, बोलता है कि देयर इज अ कंडीशन इन एक्सेप्टेंस इट बिकम्स काउंटर ऑफर। कैसा ऑफर बन जाएगा? एक काउंटर ऑफर बन जाएगा। पहला एलिमेंट हो गया ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अब दूसरा ऑफर आता है कंसिस्ट एट आइटम, कंसेंस एट आइटम। ये बोलता है कि इसका मतलब क्या होता है? एड आइटम का मतलब क्या होता है? इट मीन्स मीटिंग ऑफ माइंड, मीटिंग ऑफ माइंड्स ऑफ बोथ पार्टी, यानी दोनों पार्टी का जो मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए सेम होना चाहिए। सेम का मतलब कि सेम के प्राइस, यानी जितना मैं कह रहा हूँ उतना उसको भी सुनना या समझना चाहिए, ना कि अलग होना चाहिए। यानी कि जो मीटिंग ऑफ माइंड होगा ना वो बहुत दोनों का सेम होगा, सेम फ्यूचर्स उसका होगा, सेम कलर होगा, मतलब कि जो मैं बोलना चाहता हूँ वो वही, जो मैं बोलना चाहता हूँ वही समझे, ना कि मैं कुछ बोल रहा हूँ वो कुछ समझे। तो ये सब फिर वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। लेकिन इसलिए अगर जो मैं बोलना चाहता हूँ वो भी समझ रहा है वो, यानी कि मीटिंग ऑफ माइंड हो रहा है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा और वो तब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट उसको माना जाएगा। तीसरा में देखते हैं, बोलता है कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। फिर बोल रहा है कि क्रिएट कैसा होना चाहिए? लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होना चाहिए। पार्टी मस्ट हैव इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन इन अ पर्सन। इफ अ पर्सनल एग्रीमेंट देयर इज अ presumption that the parties don't intend to create legal obligation, but in case of commercial agreement it is presumed that parties intend to create legal obligation। related cases में वाल्फर वर्सेस वाल्फर का, इसमें बोलता है कि जितना भी हमारा नॉन कमर्शियल एग्रीमेंट है, नॉन कमर्शियल एग्रीमेंट जितना भी है उसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें लीगल क्रिएट इंटेंशन नहीं कर सकते हैं। जैसे में पर्सनल हो गया, पर्सनल एग्रीमेंट हो जाता है, डोमेस्टिक एग्रीमेंट हो जाता है, तो इस समय क्रिएट नहीं हो सकता। लेकिन अगर वही चीज़ को अगर कमर्शियल एग्रीमेंट में हम देखते हैं तो इसमें प्रिज्यूम्ड होता है कि पार्टी इंटेंट टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, तो उसमें लीगल ऑब्लिगेशन हो जाता है। तो तीसरा में होना चाहिए इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। इसमें केस होता है बाल्फर वर्सेस बाल्फर। और इसमें होता है केस में क्या? हस्बैंड एग्रीड टू पे टू हिज वाइफ। इसमें बोलता है कि हस्बैंड रहता है और वो एग्री करता है किसे? पत्नी से, कि हम आपको क्रिएट अमाउंट, मतलब कि कुछ मंथ में उसमें एक हस्बैंड बोलता है, वो एग्री होता है, सहमति होता है टू पे टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी को सर्टन अमाउंट देने के लिए, मेंटेनेंस के लिए। एवरी मंथ, प्रत्येक हस्बैंड बोलता है अपनी वाइफ से कि प्रत्येक मंथ हम आपको एक मेंटेनेंस देंगे, कुछ अमाउंट देंगे पर मंथ। जबकि ही वॉज अब्रोड, हस्बैंड फेल टू पे द प्रोमिस्ड अमाउंट, लेकिन वो क्या करता है? फेल हो जाता है, वो देने से इनकार कर देता है। तो वाइफ क्या करता है? केस करता है हिम फॉर द रिकवरी ऑफ दैट अमाउंट, वो पैसा को रिकवरी कराने के लिए केस कर देती है। इस केस में कोर्ट जो है ना वो हेल्ड करती है कि वाइफ इज़ नॉट इंटिल्ड फॉर रिकवरी ऑफ दैट अमाउंट, वो पैसा को रिकवरी नहीं करा सकते बिकॉज इट वाज अ सोशल एग्रीमेंट। अब सोशल एग्रीमेंट डोमेस्टिक एग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, इसलिए इसमें बोलता है कि जो हस्बैंड वाइफ से जो एग्रीमेंट की है वो एक सोशल एग्रीमेंट है, सोशल एग्रीमेंट होने के चलते वो पैसा को रिकवरी नहीं करा सकता। एंड द इंटेंशन इज़ नॉट क्रिएट, और इसमें इंटेंशन क्या हो रहा है? क्रिएट होता है तो नहीं होता है, यानी लीगल रिलेशनशिप नहीं होता है। तो एक बाल्फर वर्सेस बाल्फर का एक केस था। चौथा में लॉफुल कंसिडरेशन, चौथा में लॉफुल कंसिडरेशन। इसमें एक आता है क्विड प्रो क्यू। इसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न कंसिडरेशन इज द प्राइस ऑफ द प्रोमिस, इट मे बी इन कैश। समथिंग इन रिटर्न, कुछ रिटर्न करना पड़ेगा कंसिडरेशन के लिए। प्राइस ऑफ द प्रोमिस, प्राइस ऑफ द प्रोमिस, इट मे बी इन कैश, या तो कैश कीजिए या तो मे बी इन काइंड, या बोल के कीजिए। द रूल इज़ इफ़ देयर इज़ नो कंसिडरेशन, यदि उसमें कंसिडरेशन नहीं होता है तो देयर इज़ नो कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी सम कंसिडरेशन, उसमें कंसिडरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि कंसिडरेशन नहीं होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। और इट मस्ट लॉफुल, और ये भी एक लॉफुल होना चाहिए। फिर होता है कॉम्पिटेंट पार्टीज, पाँचवा essential element of the parties should be competent to contract, the must be measure। अगर कोई भी पार्टी हो वो कॉम्पिटेंस टू कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको क्या होना चाहिए? पहले नंबर तो उसको मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, पर्सन एंड बोलते पर्सन नॉट डिसक्वालीफाइड बाय लॉ होना चाहिए, टू इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट पर्सन हु आर नॉट कॉम्पिटेंट और माइनर। अगर जो भी कॉम्पिटेंट नहीं होगा, हु आर नॉट कॉम्पिटेंट, देन क्या कहला जाएगा? वो माइनर कहला जाएगा, इडियट कहलाएगा, एलियन कहला जाएगा, इनेमी कहलाएगा और
इंसॉल्वेंट, कन्विक्ट्स etc कहला जाएगा। तो पार्टी का कॉम्पिटेंट होना चाहिए, कैसा मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, और क्या होना चाहिए, जो कॉम्पिटेंट नहीं होगा वो क्या कहलाएगा, माइनर, इडियट, एलियन, एनिमी, इंसॉल्वेंट। फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट छठा एलिमेंट ऑफ essential element of contract. Party enter into contract with free will and without any person if their consent is missing. फ्री कंसेंट अगर मिस है भाई, फ्री कंसेंट इज मिसिंग देन कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल। तो वॉइडेबल हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा। एग्जांपल के लिए मैं, इफ वन पार्टी इज कमिटिंग अ क्राइम या threatening to commit crime in order to force the other party to enter into contract then it is correction and contract is void। यानी कोई ज़बरदस्ती इलीगल ऑब्जेक्ट के साथ अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है या धमकी उनकी देखकर कोई भी अगर एग्रीमेंट उसे करवाता है, उसमें फ्री कंसेंट अगर नहीं है, फ्री कंसेंट वो किसी प्रेशर के द्वारा कराया जा रहा है, तो वो वॉइड एबल हो जाएगा। वो कैसा एग्रीमेंट हो जाएगा, वॉइड एबल हो जाएगा। फिर कहता है undue influence, when one party is in a position to dominate the will of other person and actually misuse the position, then it is a case of undue influence and contract becomes voidable। फिर इसमें फ्रॉड भी आ जाता है। फ्रॉड मीन्स गिविंग फेल्स स्टेटमेंट नोइंग देन टू बी फेल्स, यानी अगर कोई भी कार्य को अगर फ्रॉड है तो वो एक voidable में आ जाएगा। फिर मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन में इनोसेंट फेल्स स्टेटमेंट्स। सेवन में लॉफुल ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। लॉफुल ऑब्जेक्ट मतलब कि ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्रीमिटेड बाय लॉ। ऑब्जेक्ट जो है ना मस्ट होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए, एक लॉ के द्वारा प्रीमिटेड। एग्जाम्पल के लिए अनलॉफुल ऑब्जेक्ट्स आर इलीगल एग्रीमेंट। अनलॉफुल ऑब्जेक्ट जितना भी है वो सब इलीगल एग्रीमेंट कहला जाएगा। इमोरल एग्रीमेंट्स, एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, एग्रीमेंट जो है ना वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। एग्जाम्पल में ब्राइब। रजिस्ट्रेशन एंड राइटिंग, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन एंड राइटिंग होता है कि एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एग्रीमेंट में भी ओरल या इन राइटिंग, या तो ओरल हो सकता है या तो वो राइटिंग हो सकता है। बट इन फ्यू एक्ट्स, इन कुछ एक्ट के लिए राइटिंग इज़ कंपलसरी, कुछ एक्ट के लिए राइटिंग जो है ना वो बहुत कंपलसरी हो जाता है। जैसे में सेल परचेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जितना भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके लिए, जितना भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको ज़रूरी है कि वो एक राइटिंग में ही होना चाहिए। कैसा में होना चाहिए, कि राइटिंग में या ओरल राइटिंग एग्रीमेंट में होना चाहिए। हम देखिए पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, कॉन्ट्रैक्ट जो है मस्ट बी अ पॉसिबल टू परफॉर्म। फॉर एग्जांपल के लिए एग्री टू डिस्कवर, फिर बोलता है टू डिस्कवर ट्रीजर बाय मैजिक इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं डिस्कवर ट्रीजर बाय मैजिक इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट।